हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पर जो वीडियो अवेलेबल होते हैं वो जनरली क्लास 11 12 नीट जेई के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल होते हैं। हम यहाँ पे आरबीएसई और सीबीएसई सिलेबस कवर करते हैं और साथ में ये जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए गए हैं, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। विद कंसेप्ट है ये हिंदी मीडियम क्लास 12 का लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक 5 नंबर वीडियो है, जिसमें आज हम करने वाले हैं चालन द्वारा आवेशन। पिछले वीडियो में हमने किया है घर्षण द्वारा आवेशन, और जो घर्षण द्वारा आवेशन है यानी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, निश्चित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाए तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट बॉडी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो पॉजिटिव हो जाती है। इस प्रकार जो घर्षण द्वारा आवेशन की विधि है वो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश प्राप्त करने की विधि है। दोनों वस्तुओं पर समान आवेश प्राप्त होंगे और विपरीत प्रकृति इनकी रहेगी। दूसरी विधि है हमारे पास चालन द्वारा आवेशन। तो दूसरी विधि चालन द्वारा आवेशन है, उसमें एक वस्तु रहेगी और दूसरी वस्तु रहेगी, दोनों को आपस में टच करवाएंगे या फिर किसी कंडक्टर वायर से जोड़ देंगे, चालक तार से जोड़ देंगे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, अधिक विभव से निम्न विभव की तरफ। तो तीसरी विधि अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन है, जो अगले वीडियो में करेंगे। अभी देखते हैं हम चालन द्वारा आवेशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है आवेशन क्या होता है। आवेशन क्या होता है, ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया जो होती है वो आवेशन कहलाती है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन कहलाती है, आसान सी परिभाषा है। अब आगे देखते हैं हम चालन द्वारा आवेशन क्या है। चालन द्वारा आवेशन, इस विधि में दो वस्तुएं जो होगी वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में आएगी, तो चार्जिंग बाय टचिंग कह सकते हैं, और हम यहाँ लिख सकते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये टॉपिक, इसके अंदर हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर मान लो दो चालक समान प्रकृति के हो तो उनके ऊपर जो आवेश आता है वो आवेश किस प्रकार का होता है, उसका वैल्यू क्या होगा, ये हम कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल सवाल की तरह सॉल्व करेंगे। इसमें दो कंडीशन लेंगे, दोनों चालक बराबर है तो कितना कितना आवेश आएगा दोनों पर, और दोनों चालक की त्रिज्या अलग अलग है, आकार छोटा बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर कितना कितना आवेश आएगा। तो अभी इसमें देखते हैं कि भाई चालन द्वारा आवेशन क्या है। यदि दो, मतलब एक आवेशित लिख देते हैं, यदि एक आवेशित तथा दूसरी उदासीन, दूसरी वस्तु कैसी है, उदासीन है, दूसरी वस्तु है हमारे पास उदासीन, दूसरी उदासीन वस्तु को संपर्क में लाया जाए, संपर्क में लाया जाए, इसका मतलब एक दूसरे को टच करवाया जाए, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित होते हैं जिसके कारण उदासीन वस्तु
पर भी आवेश आ जाता है, आ जाता है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि क्लास नोट्स की तरह से नोट्स अवेलेबल हो सके, थ्योरी क्लियर हो सके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से इनको ये करते हैं। अब इसमें ऐसा रहेगा कि इस प्रक्रिया के बाद दोनों वस्तुएं आवेशित रहेगी, ठीक है, दोनों वस्तुएं आवेशित रहती है, दोनों वस्तुएं आवेशित रहती है, ऐसा नहीं कि एक वस्तु उदासीन हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या काम कर रहे हैं कि एक चालक गोला लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी है कि जो चालन द्वारा आवेशन है वो चालक पदार्थों के लिए ही सत्य है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि इसकी त्रिज्या हमारे पास सपोज R1 है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा चालक लेते हैं जो कैसा है, उदासीन है। इसको जब हमने आवेश दिया, ये आवेश इसको दिया गया है और ये क्या है, उदासीन है। ये चालक गोला तो आवेशित है और ये कैसा है, उदासीन है। उदासीन है, ठीक है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं हम R2। अब यहाँ पे या तो इनको टच करवाया जाए या फिर इसको किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए। तो हम इसको टच करवाते हैं। ये त्रिज्या है हमारे पास R1 और ये त्रिज्या है R2। डायग्राम से, इन दोनों डायग्राम से पता चलता है कि यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2 है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं, आप R2 को भी ग्रेटर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होगा क्या कि इस वस्तु पर जो आवेश धनावेश है वो दूसरी वस्तु बी चालक है। जो दूसरी वस्तु बी चालक है, इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। जो दूसरी वस्तु बी चालक है, उस बी चालक के ऊपर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षण बल का अनुभव करेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और जो धनावेश है उसको निरावेशित करने लगेंगे। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। अब विभव बराबर नहीं हो जाए तब तक ऐसा होता रहता है। अभी क्या देख रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश से रिप्रेजेंट होगी, धन आवेश से प्रदर्शित की जाती। इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश आता है। हमें यहाँ पे आवेश गिनने की आवश्यकता नहीं है, काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब जब इन वस्तुओं को वापस दूर दूर रख दिया जाएगा तो क्या होगा, ये वस्तु जो A है जिसकी त्रिज्या R1 है, इसके ऊपर कुछ आवेश रहेगा, इसके ऊपर कुछ आवेश रहेगा और साथ ही साथ ये जो दूसरी वस्तु है जिसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ आवेश आ जाएगा। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आता है। आकार अलग अलग है तो आवेश अलग अलग हो सकते हैं, मात्रा उनकी अलग अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आवेश दोनों के ऊपर प्लस प्लस ही है, यानी कि समान प्रकृति का ही आवेश है। अब इस चालन के बारे में कुछ पॉइंट्स करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। तो पहला है हमारे पास कि चालन विधि जो है, विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, केवल और केवल चालक पदार्थों के लिए होता है। चालक पदार्थों के लिए जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, के लिए होता है, ठीक है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई अगर ये चालक नहीं होता और अचालक होता तो ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जो है, ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इधर से इधर पॉसिबल नहीं था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा तो चालन विधि भी नहीं हो पाएगी। सेकंड, हम क्या देखते हैं कि इस डायग्राम में हमने देखा कि जो ए वस्तु है और बी वस्तु है, दोनों के ऊपर समान प्रकृति का आवेश आया है, दोनों प्लस आवेश आया है। हम क्या देख रहे हैं कि जो वस्तु आपस में संपर्क में आती है उसमें समान प्रकृति का आवेश आता है। चालन विधि में
विधि में दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। अब ये बात अलग है कि आवेश की मात्रा यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बराबर भी हो सकता है, और अलग भी हो सकता है। हमने बताया हो सकता है, हमने बताया कि चालक के आकार के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों का आकार समान है तो समान आवेश आएगा, और अगर आकार अलग अलग है, त्रिज्या R1 R2 अलग अलग है, तो उनके ऊपर जो आवेश की मात्रा रहेगी वो भी अलग अलग रहेगी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों समान प्रकृति के आवेश आते हैं। तो अगर हम चाहें तो एक वस्तु पे प्लस और दूसरी वस्तु पे माइनस ऐसा प्राप्त करना चाहें तो ऐसा प्राप्त होना चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं चालन विधि द्वारा विपरीत प्रकृति के आवेश प्राप्त करना संभव नहीं है। चालन विधि द्वारा विपरीत प्रकृति के आवेश प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसका मतलब अगर हम ये चाहें कि एक वस्तु A के ऊपर प्लस आवेश आए और दूसरी वस्तु B के ऊपर माइनस आवेश आए तो ये चीज संभव नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगी। दोनों पे समान प्रकृति, यहाँ लिखा है समान प्रकृति के आवेश ही प्राप्त होते हैं, और अलग अलग प्रकृति विपरीत प्रकृति के आवेश को प्राप्त करना इस विधि द्वारा संभव नहीं है। तो चालन विधि समझ में आई, जिसमें दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, उनको रास्ता मिल जाता है कांटेक्ट से, और दूसरी वस्तु में जाने से दूसरी वस्तु जो उदासीन है वो भी आवेशित हो जाती है। अब चालन द्वारा आवेश का ट्रांसफर भी होता है, और ट्रांसफर होने से ये वस्तु क्या है, दूसरी वाली वस्तु आवेश का पुनः वितरण भी हो जाता है, और उदासीन अगर वस्तु होगी तो उसके ऊपर आवेश आ भी जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद हम करते हैं एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास सेम साइज। अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और वो बिल्कुल सेम साइज के हैं, यानी कि उनका आकार बराबर है, यानी कि उनका त्रिज्याएं बराबर है, तो क्या होगा। ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान ली R है, ये बिल्कुल स्फीयर है, गोलाकार है, और ये त्रिज्या मान ली R2 है। अब इसके ऊपर आवेश का मान हम मान लेते हैं, सपोज प्लस का 10 कूलाम है और इसके ऊपर 0 कूलाम है, क्योंकि ये उदासीन है। ये प्लस का 10 कूलाम है तो इसके ऊपर मान लेते हैं अपन प्लस 10 है, ठीक है। ये काउंट करने की जरूरत नहीं, 10 कूलाम बोला है, 10 प्लस का नहीं बोला है, तो यहाँ पे उदासीन है तो कोई आवेश नहीं है। अब इनको हम क्या करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं। स्पर्श करवा के वापस थोड़ी दूरी पर रख देते हैं। स्पर्श करवाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। स्पर्श करवाते हैं और वापस इनको दोनों को थोड़ी दूरी पर रख देते हैं, और दोनों की त्रिज्या अभी भी कितनी है, बराबर है, जो कैपिटल R है। अब यहाँ पे आवेश होगा, ये आवेशित है। अब बात ये है कि ये दोनों वस्तुओं पर आवेश कितना कितना आएगा वो देखते हैं। टोटल Q है हमारे पास Q1 प्लस Q2, और वो है हमारे पास 10 प्लस 0 बराबर 10 कूलाम। 10 कूलाम आवेश है और वो भी किसका है, प्लस का। तो होगा क्या, आधा आवेश इसको मिल जाएगा Q/2 और आधा आवेश इसको मिल जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा तभी होगा जब दोनों की त्रिज्याएं बिल्कुल बराबर। अगर त्रिज्याएं बराबर है तो सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल बराबर है, और सतह का क्षेत्रफल बराबर है तो उनके ऊपर आवेश की मान भी बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। आवेश अगर बराबर आता है तो 10 का आधा कितना रह जाएगा, प्लस 5 कूलाम, और फिर इधर का आधा रह जाएगा प्लस 5 कूलाम।
ये उसी कंडीशन में है जब दोनों का आकार बिल्कुल बराबर है। तो इसके ऊपर आवेश आ गया प्लस और इसके ऊपर भी आवेश आ गया प्लस, तो दोनों के ऊपर रहेगा प्लस आवेश। अब यहाँ पे फिर देखा जाए तो दोनों के ऊपर समान आवेश है, विपरीत आवेश नहीं है। दूसरा की पॉइंट रहा हमारे पास मुख्य बिंदु कि दोनों पर बिल्कुल सेम आवेश आया, मतलब इस पे भी प्लस आया, इस पे भी प्लस आया। परिमाण 5-5 भी समान है क्योंकि इनका आकार समान है। आकार अलग अलग होता तो आवेश का मान भी अलग अलग होता। तो हम यहाँ कहते हैं कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश हमें मिले। सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सेम साइज। एक सेम साइज का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम सेम साइज के दो गोले लेते हैं स्फीयर, और दोनों की रेडियस क्या है, बराबर है। इसके ऊपर हम आवेश ले लेते हैं प्लस का 10 कूलम, और इस बार इसको उदासीन नहीं लेते हैं और माइनस का 20 कूलम आवेश ले लेते हैं। ये रहा हमारे पास प्लस 10, ठीक है, प्लस को काउंट नहीं करना है। और ये रहा हमारे पास माइनस 20 कूलम। जो माइनस 20 कूलम है ये, तो कुल आवेश कितना रह गया, Q1 प्लस Q2 बराबर हमारे पास रह गया प्लस का 10 कूलम और माइनस का 20 कूलम, उत्तर आ गया माइनस का 10 कूलम। टोटल चार्ज इनके ऊपर इतना रहा। अब इन दोनों को क्या करवाया, स्पर्श करवाया। स्पर्श करवाओ या फिर दोनों को चालक तार से जोड़ दो, एक ही बात है। हमें केवल इतना करना है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए रास्ता बनाना है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए रास्ता बनाना, और स्पर्श करवा के वापस हम इनको थोड़ी दूरी पर रख देते हैं, ठीक है। दोनों की त्रिज्याएं अभी भी आर है, दोनों का आकार बिल्कुल सेम। अब ये जो आवेश है इन दोनों में बराबर बराबर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर रहेगा -5 कूलम और इसके ऊपर रहेगा -5 कूलम, टोटल मिला के ये हो जाएगा 10 कूलम। तो ये नेगेटिव रह गया और ये भी नेगेटिव रह गया। सतह पर ही आएगा आवेश, अंदर की साइड नहीं आएगा। ये आवेश अंदर की साइड नहीं आएगा। यहाँ पे फिर देखते हैं समान प्रकृति के आवेश प्राप्त होते हैं, यानी कि एक के ऊपर माइनस है तो दूसरे के ऊपर भी माइनस ही रहेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम अलग प्रकृति का, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार लेते हैं अलग प्रकृति के, मतलब साइज अलग लेनी है इनकी। तो इस बार हम लेते हैं ये जो चालक है, सपोज इसके ऊपर Q1 आवेश है और ये छोटा चालक है, इसके ऊपर सपोज Q2 आवेश है। इसकी त्रिज्या ले लेते हैं हम R1, और चित्र के अनुसार देखें तो ये R2 है, और दोनों का रिलेशन है R1 ग्रेटर देन R2, मतलब R1 बड़ा है और R2 छोटा है। अब हम क्या करते हैं, इनको स्पर्श करवा के वापस रख देते हैं। 2 बार डायग्राम में हमने स्पर्श करवा दिया, लेकिन इस बार हम क्या काम करते हैं, इनको एक चालक तार से, कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये त्रिज्या कितनी है, R1, ये त्रिज्या कितनी है, R2, ठीक है। और यहाँ पर ये रहेगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास Q1 डैश और ये रहेगा Q2 डैश। इस बार दोनों पे जो आवेश रहेगा वो बिल्कुल बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि आकार छोटे बड़े हैं। आकार छोटे बड़े हैं तो विभव इनका अलग अलग रहेगा। V = K/Q/R फॉर्मूला होता है। इसका विभव अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, रेडियस, तो इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग है तो अलग होगा। आवेश का ट्रांसफर उस समय तक होता रहता है जब तक विभव दोनों बराबर नहीं हो जाए। विभव जब बराबर हो जाएंगे तो त्रिज्या अलग अलग होने के कारण इनके ऊपर आवेश का मान भी अलग अलग रहेगा। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर जो आवेश है, इसके ऊपर यानी कि स्पर्श करवाने से पहले या आवेश के ट्रांसफर से पहले जो कुल आवेश है और बाद का कुल आवेश है बराबर रहेगा। कुल मिला के आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होगा। तो इसका जो कंसेप्ट है,
कंसेप्ट जो है हमारे पास वो क्या है, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। वो क्या है, यानी कि किसी घटना से पहले, स्पर्श करवाने से पहले पूर्व आवेश और स्पर्श करवाने के पश्चात आवेश। पूर्व का कुल आवेश हमारे पास है Q1 प्लस Q2 और बाद का कुल आवेश है हमारे पास Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश पहले गोले का, Q2 डैश दूसरे गोले का। समीकरण नंबर आ गई हमारे पास एक, समीकरण नंबर आ गई एक। अब एक और कंसेप्ट है कि अगर चालक बड़ा है साइज में तो उसका जो सरफेस एरिया है, ये सतह है, वो भी बड़ी होगी, 4πr² फॉर्मूला होता है, वो भी ज्यादा होगी। और अगर चालक छोटा है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो हम कह सकते हैं छोटे चालक के सतह के ऊपर जो आवेश है वो कम आता है और बड़े चालक के गोले के ऊपर जो आवेश है वो ज्यादा आता है। आवेश की मात्रा यानी कि मैग्नीट्यूड वहां पे ज्यादा रहता है। अभी हमें क्या करना है कि एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो चालक है उस पे जो आवेश है वो Q समानुपाती R रहने वाला है, Q समानुपाती R रहने वाला है। यानी कि पहले चालक पर आवेश, हम पहले चालक को इसको मान रहे हैं Q1 डैश वाले को, तो अतः Q1 डैश समानुपाती R1 और Q1 डैश बराबर कोई कांस्टेंट और R1, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा। और अगर हम दूसरे चालक के लिए बात करें तो Q2 डैश समानुपाती R2 और Q2 डैश बराबर कोई कांस्टेंट R2। तो इस तरह से हमारे पास दो चीजें प्राप्त हुई। अब हम इनका भाग दे सकते हैं और भाग देने पर आएगा हमारे पास Q2 अपॉन Q1 डैश डैश बराबर K R2 अपॉन K R1। ये Q2 है, भाग दिया Q1 का, R1 R2 ऊपर R1 नीचे, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q2 डैश अपॉन Q1 डैश इक्वल टू रहेगा R2 अपॉन R1। तो यहाँ से अगर हम Q2 डैश निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा R2 अपॉन R1 इंटू ये Q1 डैश ऊपर चला जाएगा इंटू Q1 डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और इसी तरह से Q1 डैश निकालना चाहें तो यहाँ इसी समीकरण में देखें कि R1 R2 ऊपर की साइड आ जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा और Q1 ऊपर आ जाएगा। तो हम करते हैं R1 अपॉन R2, ये Q1 डैश ऊपर, तो R1 ऊपर R2 नीचे और साथ में Q2 डैश। हम इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास Q1 और Q2 का जो वैल्यू है आ गई है। अगर हम Q2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, Q2 का जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं तो Q1 की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो रखते हैं, हम काम करते हैं Q1 डैश का मान क्या रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो आवेश आया, ये चालक गोला है पहला वाला, इसके ऊपर Q1 डैश और Q2 डैश दूसरे गोले पर आया, ये आवेश कितना कितना होगा उसकी जानकारी के लिए हम कर रहे हैं, आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो पहला समीकरण है हमारे पास Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। हमें वैल्यू अभी रखनी है Q2 डैश की, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश। देखें Q1 डैश की, Q2 डैश की वैल्यू क्या है, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 Q1 डैश। क्या Q1 डैश कॉमन लिया जा सकता है, R2 अपॉन R1, Q1 डैश को बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। अगर एलसीएम लेवे तो R1 आ जाएगा, R1 प्लस R2 और ये रहेगा Q1 डैश। अगर हम Q1 डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास आएगा क्या कि Q1 डैश इक्वल टू, देखो इधर है Q1 प्लस Q2 और इधर है R1 प्लस R2 और ये जो नीचे R1 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई समाकल वज्र गुणा होके ऊपर की साइड
आ जाएगा। चलो फिर देखें, Q1 डैश इक्वल टू हमारे पास आया क्या, दोनों आवेशों का योग यानी कि Q1 प्लस Q2, दोनों त्रिज्याओं का योग यानी कि R1 प्लस R2, और साथ में है R1, साथ में है R1। अब अगर ये साथ में R1 है तो अब क्या किया जाए, अब Q2 डैश का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो इसी प्रकार से हमारे पास Q1 डैश का मान रखा, Q2 डैश का मान रखा, Q2 डैश का मान क्या था, R2 अपॉन R1 और Q1 डैश, R2 अपॉन R1 Q1 डैश, Q2 डैश का रखा। इसी तरह से Q1 डैश का मान रखते हैं तो हमारे पास Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। रखते हैं Q1 डैश का मान, सेम तरीका है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को वापस लिख देते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q2 डैश तो है ही है, लेकिन Q1 डैश का मान हम लिखे आने वाले हैं, जो है हमारे पास R1 अपॉन R2 इंटू Q2 डैश। ये है हमारे पास R1 अपॉन R2 इंटू Q2 डैश। ये है Q1, ये है हमारे पास Q1 प्लस Q2। इधर से हम Q2 डैश कॉमन ले सकते हैं और बचेगा R1 R2 प्लस 1। Q1 प्लस Q2 बराबर एलसीएम हो गया R2 और ऊपर रहेगा R1 प्लस R2 और साथ में रहेगा Q2 डैश। तो Q1 प्लस Q2, हम चाहते हैं Q2 डैश का मान निकालें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये Q2 डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बिल्कुल वही तरीका, ये आवेश ऊपर आ जाएंगे Q1 प्लस Q2 और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा, और जो इधर नीचे है R2 वो इधर गुणा में हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही जैसे उसमें किया है, ठीक वैसे ही हम इधर Q2 डैश का वैल्यू लिख देते हैं, दोनों आवेशों का जोड़ और दोनों त्रिज्याओं का जोड़ और साथ में R2, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 2 को देखो, ये है, और समीकरण 1 2 3 इधर दे दिए, तो हम इसको 4 कर देते हैं। ये हो गई समीकरण 4 और ये हो गई समीकरण 5, ठीक है। समीकरण 4 को इसी के पास लिख देते हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन दोनों त्रिज्याओं का जोड़ और साथ में यहाँ पे आ जाएगा R1। तो ये समीकरण 4 हमने पीछे से यहाँ से, ये जो समीकरण 4 है इसको हमने पास पास लिख दिया ताकि दोनों में देखा जा सके समानता या अंतर क्या है। तो हम देखते हैं समानता है दोनों आवेशों का योग और दोनों त्रिज्याओं का योग, ये तो सेम है। अगर यहाँ पे Q2 आता है तो यहाँ पे R2 आता है, यानी कि दूसरे गोले की बात कर रहे हैं तो त्रिज्या भी दूसरा की लेनी है। आवेश अगर पहले गोले का निकाल रहे हैं तो त्रिज्या भी पहले गोले की निकालनी है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 सूत्र है। अब इन सूत्रों को समझने के लिए हम 1-2 सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास या एग्जाम्पल है जो भी है, एक हमारे पास स्फीयर है और उसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 2r है, और इसको हम प्लस का 10 कूलाम आवेश देते हैं। प्लस का 10 कूलाम है तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 10 कूलाम आवेश यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरा गोला और लेते हैं जिसकी त्रिज्या r है और इसको -2 कूलाम चार्ज देते हैं, तो ये इसको -2 कूलाम चार्ज दे दिया। अब हम इनको या तो स्पर्श करवा देते हैं या कोई कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। कुल मिला के ऐसा काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर शुरू हो जाए। तो ये 2r है और इसकी रेडियस त्रिज्या जो है वो r है। अब इसके जो आवेश है वो Q1 की वैल्यू दी हुई है और Q2 की वैल्यू दी हुई है। इस पे आवेश कितना आया वो पता नहीं, इसलिए हम Q1 डैश और Q2 डैश मान लेते हैं, Q1 डैश और Q2 डैश मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू निकालनी है।
तरीका वही है, फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर हम Q1 डैश निकालते हैं तो दोनों आवेशों का योग, दोनों त्रिज्याओं का योग, और साथ में जिस गोले का आवेश निकाल रहे हैं उसी गोले की हम त्रिज्या करेंगे। यानी कि इसकी त्रिज्या है हमारे पास, तो Q1 डैश इक्वल टू रहेगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं इनकी, जो दिया हुआ है 10 माइनस 2, और R1 प्लस R2 की जगह लिख देते हैं 2R प्लस R, और R1 जो है वो हमारे पास 2R है। तो Q1 डैश आ गया हमारे पास 8/3R इंटू 2R। R से R कैंसिल हो गया, 8 इंटू 2 16 होता है, 16/3 कूलम। अब दूसरा जो आवेश निकालना है Q2, उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमें फॉर्मूला पता ही है, दोनों आवेशों को जोड़ करो, दोनों आवेशों का क्या करो, जोड़ करो, और दोनों त्रिज्याओं का भाग दो, जोड़ करके भाग दो, और जो गोले पर यानी कि दूसरे गोले पर आवेश निकालना है तो उसकी त्रिज्या करो। तो Q2 डैश कितना रहेगा हमारे पास, पहला आवेश 10 है, दूसरा आवेश माइनस है, ये 2R है और दूसरी त्रिज्या R है, और दूसरे गोले की त्रिज्या यहाँ पे देखी जाए तो ये कितनी है, R है। तो Q2 डैश हमारे पास आ जाता है 8/3R, और इंटू में R से R कैंसिल हो गया, 8/3 कूलम आ जाएगा। यानी कि ये पहला गोला है, इसके ऊपर जो आवेश रहेगा प्लस का, कितना, प्लस का 16/3 कूलम, और इसके ऊपर रहेगा प्लस का 8/3 कूलम, इसको वायर से जोड़ने के बाद में। दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का उपयोग करो। अगर इन दोनों का जोड़ 10 माइनस 2 करके 8 होता है, ये लिखा हुआ, अगर 8 होता है तो हम क्या काम करेंगे, 8 यानी कि पहले का कुल आवेश माइनस, अगर Q1 डैश की वैल्यू हमारे पास 16/3 आई है तो ये एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 24 माइनस 16, ये बराबर वैल्यू 8/3 कूलम आएगी। ये आया है हमारे पास आवेश संरक्षण से। किससे आया है, आवेश संरक्षण से, पहले का कुल आवेश बराबर। तो ये हमने दोनों विधियों से इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले, इसकी त्रिज्या हमारे पास 3R है और इसकी त्रिज्या हमारे पास R है। ये है हमारे पास प्लस 20 कूलम और ये है हमारे पास माइनस 4 कूलम। तो इसके ऊपर जो आसार आवेश है इतना है। अब हम क्या करते हैं कि इनको कनेक्ट करवा देते हैं या स्पर्श करवा के दूर दूर रख देते हैं, ठीक है। तो उससे त्रिज्या तो उतनी रहेगी, इसकी त्रिज्या 3R है और इसकी त्रिज्या R है, और यहाँ पे कुल आवेश 20 माइनस 4 बराबर 16 कूलम हो जाएगा। इसके ऊपर आवेश की वैल्यू आप Q1 डैश ले लो और इसके ऊपर आवेश की वैल्यू Q2 डैश ले लो, और तरीका वही है हमारे पास। अगर आपको Q1 डैश निकालना है, दोनों का आवेशों का जोड़ करो और दोनों आवेशों के दोनों त्रिज्याओं का जोड़ करो, और Q1 डैश चाहिए तो R1 लेंगे और Q2 डैश चाहिए तो R2 लेंगे। Q1 डैश इक्वल टू क्या होगा, 20 माइनस 4 बट्टा R कितना है 3R, R2 कितना है, दूसरे गोले की त्रिज्या R है और पहले गोले की त्रिज्या क्या है 3R है, तो इनको 3R कर देंगे। तो ये आ जाएगा Q1 डैश इक्वल टू 16/4R इंटू 3R। R से R कैंसिल हो गया और ये 4 से 4 कटेगा और 4 इंटू 3 बराबर 12 कूलम। अब ये 12 कूलम आया और ये टोटल मिला के 20 माइनस 4 बराबर 16 कूलम है। तो वही तरीका है कि पहले का कुल आवेश है 16 कूलम, 12 ये 20 माइनस 4 करके Q1 प्लस Q2, ठीक है, बराबर कितना रहेगा, 12 तो एक का आ गया प्लस मान लो x दूसरे का है, तो ये 12 माइनस 16 करके x की वैल्यू 4 कूलम आ जाएगी, ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। और अगर इसको ऐसा नहीं लिखना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि
Q2 डैश इक्वल टू टोटल चार्ज यानी कि 16 कूलाम माइनस 16 कूलाम माइनस ये जो 12 कूलाम आया है तो बराबर हमारे पास 4 कूलाम उत्तर आ जाएगा। वही इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं, दोनों आवेशों का योग बटा दोनों त्रिज्याओं का जोड़ और साथ में दूसरे का ये है। तो Q2 डैश इक्वल टू हो गया हमारे पास, दोनों आवेशों का योग कितना हो जाएगा 20 माइनस 4, 16 लिख देते हैं। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 3R प्लस R यानी कि 4R इंटू दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है ये रही R। तो Q2 डैश इक्वल टू R से R कैंसिल हो गया, 16 में 4 का भाग दिया, 4 कूलाम उत्तर रह जाएगा। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि अगर समान आकार के गोले हैं एक जैसे हैं तो उनके ऊपर क्या होगा, आवेश आधा आधा बराबर वितरित हो जाएगा। और अगर अलग अलग त्रिज्याओं के गोले हैं तो उनके फॉर्मूले लिखा दिए और क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अभी क्या है कि चालन की पहली विधि घर्षण हम कर चुके हैं, दूसरी विधि जो चालन है वो इसी वीडियो में हमने कंप्लीट की है। अब आगे आने वाला वीडियो जो रहेगा प्रेरण द्वारा आवेशन का रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके साथ साथ हम पूरे बेसिक लेवल से पूरा चैप्टर कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।